अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स को डिस्कस किया था। आज ये उसी का पार्ट 2 है। आज कुछ हम मज़ीद वर्ड्स को देखेंगे जो कि बोलने में तो एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग और उनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। बेसिकली ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं जो प्रोनाउंस तो एक जैसे किए जाते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग्स और जो मीनिंग्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। जब राइटिंग करते हैं बच्चे तो ये वर्ड्स उनको बहुत कंफ्यूज करते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा होता कि कहाँ पे हमने कौन सा वाला वर्ड लगाना है। तो हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी वर्ड्स को डिस्कस कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम अपनी जो वोकैबुलरी है उसको इन्हेंस कर सकें। जी, सबसे पहला आप पेयर अगर देखें तो आपने कोशिश ये करनी कि सिर्फ स्पेलिंग्स को थोड़ा फोकस करें और उनके मीनिंग्स को। ये सेंटेंसेस मैंने आपकी आसानी के लिखे हैं ताकि वो चीज़ आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो पहला पेयर देखते हैं अपना अलाउड। अलाउड ALLOWED, ये सेकंड फॉर्म है अलाउ की, और ये अलाउड सेकंड फॉर्म और ये अलाउड दोनों बिल्कुल सेम साउंड देते हैं। इस ALLOWED अलाउड का मतलब इजाज़त दी, ये क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए इजाज़त दी। और ये अलाउड मतलब कि ये देखें लाउड से है, अगर आप इस ए को छोड़ दें और बाकी देखें तो ये लाउड है, और ये अगर ED को आप छोड़ दें तो ये है अलाउ। तो अलाउ मतलब इजाज़त, और सिर्फ लाउड को अगर देखें तो इसका मतलब है ऊंचा। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है कि जब अलाउड की बात होगी तो इजाज़त देने की बात होगी, और अलाउड जो है वो ज़ोर से या बुलंद आवाज़ में जब बोला जाता है तब हम उसको बोलते हैं। तो यू आर अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग, कि आपको इस बिल्डिंग में आने की इजाज़त है। और ये अलाउड ALOUD, प्लीज़ रीड द पैराग्राफ, अलाउड के इस पैराग्राफ को ऊंचा पढ़ें। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक BREAK और BRAKE। तो जब BREAK है तो इसका मतलब है जो आपका एक गैप आता है, एक वक्फा आता है या फिर तोड़ना, ठीक है, दोनों ही मीनिंग उसके ठीक होंगे। जैसे स्कूल में ब्रेक होती है, आपके पीरियड्स के बाद जो हैं 3-4 जब पीरियड्स हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी ब्रेक होती है, तो ये वो ब्रेक है जो वक्फे को या किसी चीज़ के टूटने को कहा जाता है, ठीक है। जब उस वक्फे की ब्रेक बात की जाएगी या किसी चीज़ के टूटने की बात की जाएगी तो आपने BREAK लगाना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक द स्टोन नाउ, के इस पत्थर को अभी तोड़ो। जब के बाद ई है ब्रेक, तो ये गाड़ी की ब्रेक है, जो आप किसी चीज़ को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हो, गाड़ी की ब्रेक, साइकिल की, बाइक की, किसी भी चीज़ की जो ब्रेक है, आपकी जो मशीनरी है उसकी ब्रेक है जिसको रोकने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो वो के बाद ई वाला जो है वो ब्रेक होगा। जब के बाद ई आएगा तो वो जो आपकी ब्रेक है जो उसको आप रोक के व्हीकल को रोकोगे। प्रेस द ब्रेक टू स्टॉप द कार। आगे है बर्थ और बर्थ, BERTH बर्थ। ये जो ट्रेन है उसके ऊपर जहाँ एक तो नीचे सीट्स होती हैं, एक ऊपर एक प्लेस होती है जहाँ पे जो है वो सोने के लिए जगह होती है। तो ये BERTH जो है ये ट्रेन में सोने की जगह को कहते हैं, जबकि BIRTH जो है वो पैदाइश को कहा जाता है, ठीक है। तो रिजर्व एन अपर बर्थ फॉर मी, और BIRTH बर्थ पैदाइश। दे सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ देयर न्यू बेबी। तो जो पैदा होना या माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, तो जो भी आपकी पैदाइश है उस पर आप जब यूज़ करते हो माई डेट ऑफ बर्थ इज, या किसी के पैदा होने को के लिए जब यूज़ किया तो वो BIRTH बर्थ से आपने याद रखना है, या आप याद रखो कि माई डेट ऑफ बर्थ, तो वो जो बर्थ है वो BIRTH वाला है। तो दूसरा जो BER है वो ट्रेन में सोने की जगह को कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कैटल। कैटल C वाला जो कैटल है वो जितने भी आपकी जो मवेशी हैं, गाय, भैंस, बकरियां, ये सारा जो ये गाय बैल वगैरह हैं, ये आपके उसमें मवेशी जो आए हैं उनको कैटल बोला जाता है। और KETTLE देखें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ C और K का फ़र्क है। ये कैटल जिसमें जो हम चाय वगैरह जिस बर्तन में बनाते हैं उसको कैटल बोला जाता है। तो ये कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी कैटल सिंगल प्लूरल दोनों में ही जो है वो ये जो इसमें हम S नहीं लगाते हैं, तो ये कैटल जब R लगेगा तो ऑटोमेटिकली शो करवाएगा कि हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो शी बॉइल्ड वाटर इन द कैटल फॉर टी, के उसने कैटल में या केतली में पानी गर्म किया चाय बनाने के लिए। जी नेक्स्ट देखिएगा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट ये दोनों की जो साउंड है वो सेम है, जस्ट स्पेलिंग में बहुत फ़र्क है। तो ये ड्राफ्ट जो है ये आपका आप ये कह सकते हो कि इसके दो मीनिंग्स हैं। इसको मुसवदा, या मैं अगर और इसको क्लियर करूं तो जो आपका एक रिटन फॉर्म में कुछ मटेरियल होता है, जैसे आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है उससे पहले आप उसका एक ड्राफ्ट तैयार करते हो। ड्राफ्ट मतलब कि एक रफ स्केच सा तैयार करते हो, जिसको चेक करने के बाद फिर आप इसका एक फाइनल प्रिंट निकालते हो। तो वो जो लिखने से पहले वाली जो चीज़ है
उसको आप ड्राफ्ट बोलते हो। या किसी को आपने पेमेंट देनी है तो वो बाय ड्राफ्ट भी दी जा सकती है, मतलब उसको मनी की फॉर्म में नहीं, उसको एक चेक की फॉर्म में एक पेपर होता है जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, तो वो आप बैंक में जमा कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो ड्राफ्ट में आएंगी, ठीक है। तो ही पेड ही मनी बाय ड्राफ्ट, कि उसने उसको ड्राफ्ट के ज़रिए मनी जो है पे की। तो ये ड्राफ्ट जो है वो मनी नहीं होता, ये मनी देने का एक फॉर्म, जैसे हमारे पास चेक होता है जिस पे हम बैंक में लेके जाते हैं तो वो हमें मनी देते हैं, तो इस तरह ही ड्राफ्ट होता है, एक पेपर होता है जिस पे वो अमाउंट लिखी जाती है। जब आप बैंक में जाते हैं उसको जमा कराते हैं तो आपको वो अमाउंट मिल जाती है। इस तरह से प्लीज़ रिव्यू द ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट, तो मतलब कि रिपोर्ट लिखने से पहले जितना भी सारा उसने वो जो एक स्केच लिखा या जितने भी उसकी उसने समरी लिखी या जो भी उसने जो मटेरियल लिखना था वो लिख लिया, तो उसको भी एक राइटिंग फॉर्म में जब लिख लिया गया तो उसको भी हम ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्राफ्ट है कि ही टूक अ डीप ड्राफ्ट ऑफ वाटर आफ्टर रनिंग फॉर माइल्स, ये आप घूंट को बोलोगे, पानी के घूंट को जो है वो भी ड्राफ्ट बोला जाता है। उसके बाद है डियर, डियर DEER, ये हिरन है, हिरन ये जानवर है। जबकि DEAR जब आप जो आपका बहुत ही डियर है, बहुत ही प्यारा है, जिससे आपको बहुत ही प्यार है, उसके लिए आप डियर बोलते हो। जैसे आप लेटर्स जो आप स्कूल के लिए अपने पेपर्स के लिए याद करते हैं तो उस पर लिखा होता है डियर फ्रेंड, तो वो DEAR डियर होता है, यानी कि प्यारे दोस्त या प्यारी दोस्त। डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, जो भी है, डियर मदर। तो आप जब किसी को बहुत ही प्यार से मुखातिब करना चाहते हो तो आप उसके लिए DEAR लगाते हैं, ठीक है। तो ये प्यारा है, और DEER जो है वो हिरन को कहते हैं, जानवर को कहते हैं। उसके बाद है डाई, डाई DIE, डाई फोर्थ होने को कहते हैं, मतलब किसी की डेथ जब हो जाती है तो फिर हम उसके लिए जो है वो DIE यूज़ करते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ को जैसे दुपट्टे हैं, कपड़ा है, इसको जो रंग किया जाता है उस पर जो फॉर एग्जांपल आपका वाइट कलर का दुपट्टा है, उसको आपने डायर के पास लेके गए हो, उससे बोला है कि इस पर रंग कर दें, कोई भी रेड जो भी आप करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप DYE यूज़ करेंगे। तो याद रखना है कि DIE वो किसी की डेथ होना, फोर्थ होना, और DYE वो जो है वो रंगना, किसी को, किसी कपड़े को, किसी शर्ट को, किसी दुपट्टे को, किसी भी चीज़ को जब आप कलर करवाते हो तो उसको रंगना बोलते हैं या डाई करना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है डोज, डोज ये DOSE डोज जो है ये मिकदार को कहते हैं। जैसे आप मेडिसिन की डोज लेते हो, आप खुराक जो उसकी मेडिसिन की जो खुराक है, जब डॉक्टर आपको लिख के देता है, मेडिसिन जो रेकमेंड करता है, उसको हम डोज बोलते हैं, ठीक है। और DOZE डोज जो है ये आँख लगना, बैठे बैठे जैसे आपकी आँख आप लगा लेते हो, सो जाते हो, तो उसको DOZE बोलते हैं डोज। आई टूक अ क्विक डोज आफ्टर लंच टू रिफ्रेश माई सेल्फ, मतलब कि वो बैठे बैठे या थोड़ी देर के लिए उसने आँख लगा ली ताकि वो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए। तो DOSE डोज किसी भी जो है वो मेडिसिन की मिकदार को बोला जाता है, और DOZE आँख लगाना को, यानी कि थोड़ी देर के लिए जो आप सोते हो उसको बोलते हैं जी। नेक्स्ट आप अपना अगर पेड़ देखें तो आपके पास है नॉटी, नॉटी NAUGHTY और KNOTTY, दोनों की देखें आवाज़ बिल्कुल सेम है। ये NAUGHT शरारती, जो शरीर होता है बच्चा जो शरारतें ज़्यादा करता है, हम उसके लिए नॉटी यूज़ करते हैं। जबकि KNOTTY जब कोई चीज़ मुश्किल होती है, पेचीदा होती है, जो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हम लगाते हैं KNOTTY, नॉटी। तो दोनों की साउंड एक जैसी है लेकिन मीनिंग में बहुत डिफरेंस है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो याद रखना है कि जब N से शुरू होगा तो वो शरारती है, और K से शुरू हो रहा है तो वो पेचीदा या मुश्किल चीज़ को बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पीस और पीस, PIECE और PEACE। PI जो है वो किसी भी टुकड़े को कहा जाता है, जबकि PEACE जो है वो अमन या सुकून को बोला जाता है। तो आपने जब PIECE की बात करनी है तो आप किसी टुकड़े की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे आप एप्लीकेशंस लिखते हैं अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की, तो देखिए कि अर्जेंट पीस ऑफ वर्क उसके अंदर ही लिखा हुआ है, लेकिन जब बच्चे अंदर सब्जेक्ट लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैम के बाद, वो ये नहीं लिखते कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वो जस्ट लिखते हैं आई हैव अ वर्क एट होम सो आई कांट कम टू स्कूल टुडे। ऐसा नहीं होता, ये गलत होगा आपका। जब आप कहते हो कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है, तो इसका मतलब है कि यू आर सेइंग कि यू हैव अ पीस ऑफ वर्क एट होम। तो याद रखना है कि जब भी काम की बात आएगी तो आपने लगाना है आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो ये जो पीस है PIEC, ये भी टुकड़े को बोलेंगे। शी कट अ पीस ऑफ केक फॉर ईच गेस्ट एट द पार्टी। और PEACE पीस मतलब कि अमन या सुकून
जब सुकून होता है, अमन होता है, तो उसके लिए हम PEACE लगाते हैं। आगे देखें रेन, रेन और रेन, REIN, RAIN और REIGN। यहाँ पे जो आपका ये जी है ये साइलेंट है, आपने इसकी साउंड नहीं देनी है, ये REIN की साउंड देगा, जी की साउंड नहीं देगा। तो देखेगा कि REIN का मतलब है लगाम। जो घोड़ा है या कोई भी जानवर है, तो आपने देखा होगा जब उसको किसी मतलब जैसे घोड़े को जब हम तांगे की फॉर्म में ले आते हैं, या अगर वैसे घोड़े पर बैठे हुए तो उसकी जो रस्सियाँ होती हैं, जो उसको हम लगाम बोलते हैं। तो उर्दू में लगाम होता है और इंग्लिश में उसको हम रेन बोलते हैं, REIN, ठीक है। तो वो जो रस्सियाँ उसको रोकने के लिए, उसको चलाने के लिए खींची जाती हैं, तो उसके लिए हम REIN का वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि RAIN जो है वो बारिश को कहा जाता है, ये तो कॉमन है। और जो REIGN है ये हुकूमत को या सल्तनत को कहा जाता है, कि जो उसकी रेन है यानी कि जो उसकी सल्तनत है, जितना हिस्सा उसने, जितना भी पार्ट उसने जो जिसको उस पर कब्जा किया या उस पर उसने हुकूमत की, उसको REIGN जो है वो रेन बोला जाता है। ड्यूरिंग हिज रेन द कंट्री एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, कि उसकी हुकूमत या उसकी सल्तनत के दौरान जो है वो जो उसकी जो कंट्री है वो बहुत ही फ्लरिश की। तो जो उसने सल्तनत, जो उसकी हुकूमत अपने हिस्से पे कायम की, वो REIGN रेन होगा, ठीक है। सेंटेंसेस में सारी नहीं बोल रही हूँ, आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आप उनको बड़े इजीली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है RING रिंग और WRING रिंग। रिंग आप दो चीज़ों को कहते हैं, रिंग अंगूठी को भी कहा जाता है और रिंग बेल बजाने को भी कहते हैं, ठीक है। जब स्कूल में एक क्लास ऑफ होती है तो रिंग होती है ना, बेल बजती है, तो उसको रिंग्स बोलते हैं। द पियन रिंग्स अ बेल या आई हैव अ ब्यूटीफुल रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है या खूबसूरत अंगूठी है, तो इन दोनों के लिए RING बोला जाता है। नेक्स्ट है WRING। जब आप कपड़ों को निचोड़ते हैं, जब कपड़े धोते हैं तो हम उसको में से पानी निकालते हैं, उसको जो मरोड़ते हैं, उसको निचोड़ना कहते हैं पानी निकालने के लिए, ठीक है। तो वो उसको जो है WRING बोला जाता है। रिंग द टॉवल एट वंस, की जल्दी से फ़ौरन से इसको जो है निचोड़ लो। तो WRING निचोड़ना और RING अंगूठी भी और बेल का बजना भी, दोनों ही इसके मीनिंग्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं FARE और FAIR। जब FARE फेयर होगा तो ये किराया, जो बस में आप उसको पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, उसको किराया बोलते हैं। तो इंग्लिश में वो होता है FARE फेयर, प्लीज़ पे द फेयर टू मी। और FAIR फेयर जो है उसके दो मीनिंग्स हैं। एक जैसे अगर आप याद रखने के लिए फेयर एंड लवली, ठीक है, ये तो हर कोई तकरीबन इस्तेमाल ही करता है अब तो फेयर एंड लवली, फेयर का मतलब गोरा, ठीक। तो या फिर आप गोरे को उसके रंग को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे, तो उसका रंग जो है वो अच्छा है, साफ़ है। गोरे तो नहीं, मतलब इनके साफ रंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो कि फेयर कलर। और दूसरा जो है वो मेला, जो मेला लगता है जिसमें झूले वगैरह और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं आपको, तो उसको मेला बोलते हैं, ठीक है। ये लाम नहीं है, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये जस्ट ऐसी ये मीम, ये लाम है। तो दोनों ही मीनिंग इसके होते हैं। तो फेयर को याद रखना है कि उसको फेयर एंड लवली से याद रख लें कि रंग या स्किन की जो ब्राइटनेस है, उसकी जो उसकी फेयरनेस है, उसकी साफ रंगत है, उसको शो करने के लिए बोला जाता है और मेले के लिए भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर अब FLOUR और FLOWER और FLOOR, इसमें R जो है ये साइलेंट है, ये फ्लो है, और ये फ्लावर और फ्लावर, मतलब ये वाला जो FLOUR है ये आटे को बोलते हैं। गंदम का आटा, मकई का आटा, किसी भी जो आटा है जो बिल्कुल फाइन बन जाता है, जिससे रोटी बन सकती है, वो किसी भी चीज़ का आटा हो उसको बोला जा सकता है, ठीक है। खाली गंदम का आटा नहीं होता है, लाजमी नहीं है कि वही हो। तो कोई भी जो फाइन मटेरियल बन जाएगा तो उसको हम आटा बोलेंगे। उसके बाद फ्लावर है जिसको हम फूल बोलते हैं। तो ये दोनों ही ऑलमोस्ट जो हैं ये होमोफोन्स हैं। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। फ्लोर में ये आप वैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया है। तो ये जो फ्लोर है ये फर्श या ज़मीन को बोलेंगे, ठीक है। तो जिस ज़मीन पे हम खड़े हुए हैं, जहाँ हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसको हम जो फर्श या ज़मीन, तो स्वीप द फ्लोर जो घरों का जो फर्श है उसको जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडल। आइडल IDLE और IDOL। ये IDLE बेकार या बेमकसद, जो कोई काम नहीं कर रहा, जो
फारिग बैठा हुआ है उसको हम आइडल बोलते हैं। डोंट बी आइडल, फाइंड समथिंग प्रोडक्टिव टू डू, जो मतलब घर में बेकार है, जो कोई काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम आइडल यूज़ करेंगे। जबकि OL वाला जो है ये बुत को या मूर्तियों को कहा जाता है। जैसे हिंदू जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, तो ये IDOL जो है वो बुत या मूर्तियाँ हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है MEET और MEAT। जब आपने किसी से मिलना हो तो EE, ठीक है, आप दोनों एक जैसे हैं तो EE, ये देखें, याद रख लें कि दोनों एक जैसे हैं तो आप ये रखें कि ये मिलने के लिए यूज़ होगा। और जब आपने गोश्त ख़रीदना है, खाना है, जो उसके लिए जब यूज़ करना है तो MEAT, ये ईट से, ये देखिएगा, ईट खाना, तो मीट लगा दिया तो मतलब गोश्त बन गया। तो और आप जब दूसरा है तो ऑटोमेटिकली वो मिलना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये देखिए EAT, ईट मतलब खाना, तो खाना क्या चीज़, मीट, तो ये गोश्त हो जाएगा। और MEET मीट मतलब के मिलना। जी नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी। STORY स्टोरी, ये कहानी को कहा जाता है। जो हम कहानियाँ दूसरों को सुनाते हैं या हमारी नानियाँ दादियाँ हमें सुनाती थी, तो ये STORY जो है स्टोरी, कहानी को कहा जाता है। जबकि जब उसमें ई का इजाफा हो जाता है तो वो मंजिल बन जाता है। जैसे ये आप कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग की 10 मंजिलें हैं, तो आप वो जो मंजिलें हैं वो किस तरह शो करवा रहे हो, उसमें ई का इजाफा करके। तो ये देखिए, जिसमें स्पेलिंग ज़्यादा हैं वो मंजिलों को शो करवाएगा, यानी कि वो बिल्डिंग की जो मंजिलें हैं उनको शो करवाएगा। तो STORY कहानी, जबकि STOREY मंजिल को कहा जाता है। SUM सम और SOME सम, ये जो सम है SUM सम, ये आप किसी चीज़ के इकट्ठे होने को भी कह सकते हो, यानी कि जैसे 5 + 3 = 8, तो ये भी सम हो सकता है। आप उसके किसी चीज़ का जब खुलासा करना हो, मतलब आपने एक पूरी बात बताई और कहा जी आप इसको सम अप करें, तो सम अप मतलब कि इसको आपने 2-4 लाइनों में इसको बता देना है। ठीक है, उसको भी बोल सकते हैं। और बात ये है, किसी हम क्वेश्चन के लिए भी बोलते हैं, जैसे मैथ के क्वेश्चन हैं उसके लिए भी हम बात का जो है सम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सम जो है वो खुलासा भी हो गया, मजमुआ या कुल को भी कहा जा सकता है। ठीक है, और जबकि SOME थोड़ा या कुछ, जब हमने कुछ की मिकदार की बात करनी है, क्वांटिटी की बात करनी है, यानी कि थोड़ा है, कुछ है, तो उसके लिए फिर हम जो है वो SOME लगाएंगे। ड्रिंक सम मिल्क, शी हैज़ सम एक्सपीरियंस, ठीक, तो ये जो है वो तब सम लगेगा। आगे है SON और SUN, तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन बच्चे फिर भी जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। SON सन बेटा, और SUN सन मतलब सूरज। माई सन इज़ वेरी एडोरेबल। अब ये एडोरेबल एडवांस इंग्लिश का वर्ड है। अगर आपने किसी को ब्यूटीफुल कहना हो तो ब्यूटीफुल की बजाय अगर आप एडोरेबल कहोगे तो ये एडवांस इंग्लिश में आएगा। तो जबकि SUN सन जो है वो आपका जो इतना बड़ा सूरज है, जो आजकल गर्मी में बहुत ही चमक रहा है, और जिसने जो है दिन में भी आप ये कह लो कि तारे दिखा दिए हैं और बहुत गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आप SUN लगाओगे। ठीक है, तो SOLE और SOUL। SOLE सोल अकेले को भी कहते हैं, और जो पैर का जो तलवा है, जो पैर के नीचे वाला हिस्सा है, उसको भी कहा जाता है। जबकि SOUL सोल रूह को कहते हैं। SOUL सोल रूह को, जबकि SOLE सोल अकेला या आपके पैर का नीचे वाला हिस्सा, उसको भी कहा जाता है। ठीक है, शी इज़ द सोल ओनर ऑफ द कंपनी, ही हर्ट हिज सोल वाइल वॉकिंग बेयरफुट, हिज काइंडनेस टच्ड माई सोल, SOUL डीपली, यानी कि मेरी रूह को उसने छू लिया। आगे STARE और STAIR। STARE घूरना, जब आपको कोई घूर रहा हो या आप किसी चीज़ पे मतलब जिसे कहते हैं आंखें फाड़ के देखना, तो आप बहुत ही घूर के जब उसको देखते हो किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए STARE यूज़ करेंगे। जबकि सीढ़ियों के लिए आप STAIR जो है उसका वर्ड का यूज़ करोगे। तो STARE घूरना और STAIR सीढ़ियाँ। नेक्स्ट पेयर देखिएगा SIGHT साइट और SITE साइट। SIGHT साइट दो चीज़ों को कहते हैं, मतलब कोई नज़ारा आपने देखा है जो बहुत ही खूबसूरत है, उसको भी SIGHT बोलेंगे, या फिर आपकी आई साइट, आप बोलते हैं ना आई साइट, तो ये S वाला SIGHT है। ठीक है, जब आपने आँख के लिए, अपनी नज़र के लिए बोलना हो, देखने की सलाहियत को बोलना हो, तो आप SIGHT का यूज़ करोगे, या किसी नज़ारे की बात करनी हो तो भी आप SIGHT का इस्तेमाल करेंगे। हर हाई साइट हैज़ बीन फॉलिंग और इट इज़ अ स्ट्रेंज साइड ऑफ हिल्स। और SITE साइट मतलब जगह या मकाम। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करानी है, मतलब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी है,
तो उसके लिए आप जो ज़मीन जो देखोगे ना, तो उसके लिए आप साइट यूज़ करोगे कि दिस साइट इज़ बेस्ट। तो आप, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी कि इट इज़ द बेस्ट साइट फॉर अ स्कूल, कि वो बात कर रहा है कि ये स्कूल बनाने के लिए बेस्ट जगह है, बेस्ट मकाम है। तो जब आपने उस तरह से किसी के लिए कुछ यूज़ करना हो, कोई आपने सेंटेंस लिखना हो, तो उसके लिए SITE का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है WAIT वेट और WEIGHT वेट। जब आप WAIT वेट की बात करें तो इसका मतलब है कि आप किसी के इंतज़ार करने की बात कर रहे हो, किसी का वेट करना, किसी का इंतज़ार करना, उसके लिए WAIT। जबकि WEIGHT वेट का मतलब होता है वज़न। जिसके स्पेलिंग ज़्यादा है इसका मतलब उसका वज़न भी ज़्यादा है। तो जब स्पेलिंग ज़्यादा हो गए हैं तो उसका मतलब होगा वज़न। तो वेट ऑफ द पैकेज इज़ 5 किलो। जो चीज़ आप मतलब उठाते हो उसका वज़न फील करते हो, कितनी भारी है, कितनी हल्की है, तो उसके लिए हम वेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट जब PROPHET प्रॉफिट होगा तो उसका मतलब होगा पैगंबर या नबी, ठीक है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट। और PROFIT प्रॉफिट फिट इसका मतलब होगा कि मुनाफा। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई डीलिंग करते हैं, तो आपको जो मुनाफा या नफ़ा होता है उसके लिए आप PROFIT लगाते हैं, प्रॉफिट। तो याद रखना है कि अगर PHET आएगा तो वो पैगंबर या नबी के लिए आएगा, जबकि FIT फिट जो है वो मुनाफा या नफ़े के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद है एयर और एयर। यहाँ पे जो एच है ये साइलेंट है, इसकी आवाज़ नहीं आएगी, तो ये एयर एयर, इसलिए ये एयर या हेयर नहीं है, ये भी एयर है और ये भी एयर है। तो इस AIR का मतलब है हवा, जबकि इस एयर का मतलब है कोई वारिस। जैसे आप जायदाद है, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, अगर उसको उसका मतलब कोई शख्स उसको रन कर रहा है, तो उसके बाद वो कौन संभालेगा, तो वो जो कौन है वो उसका वारिस है, यानी कि जो उसको आगे संभालने वाला है वो उसका वारिस होता है। तो उस वारिस के लिए हम एयर का यूज जो है वो यूज़ करते हैं। वो उसके स्पेलिंग होते हैं HEIR। वो बेटा भी हो सकता है, वो बेटी भी हो सकती है, वो वाइफ भी हो सकती है, जो भी जिसको भी वो आगे से वो विरासत देगा, मतलब जिसको भी उसने वो अपनी जो चीज़ है वो विरासत में देनी है, तो उसके लिए हम HEIR का यूज़ करेंगे। जबकि अगर हवा के लिए है तो वो AIR है, लेकिन दोनों की जो साउंड है वो सेम है जी। यहाँ पे मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं जिनके मीनिंग मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं। आप इनको खुद कोशिश करें कि आप इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। फर्स्ट पेयर देखिएगा, मॉर्निंग। मॉर्निंग ये दोनों MORNING मॉर्निंग मतलब कि सुबह, जो सुबह का मंजर है, जो रात से सुबह होती है, उसके लिए हम MORNING यूज़ करते हैं। जबकि MOURNING जो है, जब कोई फोत हो जाता है तो उसके लिए जो अफसोस या मातम करना, तो उसके लिए हम MOURNING का वर्ड यूज़ करते हैं मॉर्निंग। किसी के फोत होने पे, किसी के अफसोस करने पे जो है हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेयर है आपका टेल। टेल TAIL और TALE। जब TAIL होगा, TAIL टेल और TALE टेल, एक है दुम और एक है कहानी। स्टोरी को भी कहानी कहा जाता है, लेकिन टेल भी जो है वो कहानी है। TAIL टेल किसी भी एनिमल की जो दुम है उसको लिए हम TAIL यूज़ करते हैं, जबकि कहानी के लिए हम TALE भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी और टेल दोनों के लिए जो कहानी जो वर्ड है उसका मीनिंग है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो TAIL टेल मतलब जानवर की दुम और TALE टेल कहानी। उसके बाद है बीच। बीच BEACH और BEECH। BEACH जो है वो साहिल का जो किनारा है, जो साहिल है, कोई किनारा है किसी भी पानी वाले एरिया का, तो उसके लिए हम किसी भी समंदर का तो उसके लिए हम BEACH यूज़ करेंगे। जबकि BEECH जो है ये एक दरख्त का नाम है, बीच ट्री। ये एक दरख्त का नाम है जिसके लिए हम उसकी जो स्पेलिंग है वो BEECH है। नेक्स्ट आपके पास पेयर है MAIL और MALE। ये जो MAIL है ये मेल, इसका मतलब डाक है, या अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक मेल का ज़माना आ गया है, आप मोबाइल पे मेल जैसे मेल रिसीव करते हैं। आपने किसी को इलेक्ट्रॉनिकली एक मोबाइल से यहाँ बैठे बैठे दूसरे मोबाइल पे आपने उसको, जैसे आप ये लेटर की एडवांस फॉर्म है, ठीक है, मेल। तो आपने अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से किसी को मेल किया,
तो आगे से उसका रिस्पॉन्स आया तो ये MAIL मेल होगा, जबकि MALE मेल जैसे मेल और फीमेल है तो ये मेल मर्द के लिए यूज़ होता है, फीमेल औरत के लिए, जबकि मेल जो है वो मर्द जो है उसके लिए, जैसे जेंडर है मेल है या फीमेल है तो जो जेंडर को शो करवाना है उसमें मर्द को अगर शो करवाना है तो उसमें आपने MALE जो है उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास है CSEA और SEE। SEAC जो है वो समंदर को कहा जाता है, जबकि जब डबल ई आएगा तो वो देखने को कहा जाता है। जब आपने देखना है तो उसके लिए SEEC और SEA जो है वो समंदर को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच WITCH और WHICH। तो WITCH जो है वो चुड़ैल के लिए या जो जादुई जो काम मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो जब WITCH है ये चुड़ैल के लिए यूज़ होगा, जबकि WHICH जो है जब आपने किसी से सवाल करना है ये उस कैटेगरी में यूज़ होता है। जब किसी से सवाल पूछना हो तो उसके लिए हम विच जो है वो यूज़ करते हैं। उसके तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि ये हम इस टाइम होमोफोन्स की बात कर रहे हैं या कंफ्यूजिंग वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो ये विच और विच देखे बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हैं। जब हमने किसी चुड़ैल की बात करनी है तो हम विच की बात करेंगे, और जब सवाल पूछना हो जो विच से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए WHICH का यूज़ होगा। तो आई होप कि ये आपके यूज़फुल होंगे और आपकी वोकैबुलरी में जो है वो इजाफा हुआ होगा। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये स्पेलिंग्स को थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं करेंगे, ये आपको उस तरह से समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की और थोड़ा सा फोकस करने की बात है। अदरवाइज़ ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो आई होप कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो लाजमी तौर पर इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।